प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जो भी साथी पशु परीक्षा एग्जाम 2024 की तैयारी करें दोस्तों, पशु परीक्षा एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले समस्त अभ्यर्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्लास को पूरा ध्यान से देखना है और लास्ट में आपको कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हो रहे हैं। तो साथियों, पशु परीक्षा के लिए हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपरों को हल करेंगे, क्योंकि हमारे पास 18 या 19 दिन बचे हैं, उसके बाद हमारी परीक्षा है। तो कम से कम परीक्षा तक हमें 3-4 मॉडल पेपरों को अपने हल कर लेना है। और इन मॉडल पेपरों को दोस्तों हल करने से हमें ये डिसाइड हो जाएगा, ये पता चलेगा कि एग्ज़ाम का हमारा लेवल है वो कैसा रहेगा, कैसे हमारे एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन है वो पूछे जाने के चांस बनते हैं, और एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाएंगे क्या वो हमें आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण सेशन को स्टार्ट करते हैं अपने। देखिए, आज की इस क्लास का प्रथम क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो पूछा आपसे कि राजस्थान का कलम वृक्ष किसे कहा गया है। वो ऑप्शन आपका महुआ, खेजड़ी, पलाश या रीड़ा। मेरे सारे के सारे लाडले नीचे कमेंट कर देंगे कि राजस्थान का कलम वृक्ष कहा गया है। अरे दोस्तों, राजस्थान का कलम वृक्ष गुरु जी, राजस्थान का कलम वृक्ष अपने खेजड़ी वृक्ष को कहा जाता है। बिल्कुल दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। जो भी अभ्यर्थी बी ऑप्शन कमेंट करें हैं दोस्तों, उन सभी का राइट आंसर माना जाएगा। खेजड़ी वृक्ष के अन्य उपनाम पूछे आपसे तो ध्यान में रखना, राजस्थान का कलम वृक्ष इसे कहा गया है, थार का कलम वृक्ष कहा जाता है इसे, समी वृक्ष और जांटी कहा जाता है। दोस्तों, खेजड़ी का वानस्पतिक नाम आपके प्रोसोपेसिनेरिया है और इसको राज्य वृक्ष का दर्जा आपके 31 अक्टूबर 1983 को मिला। एक जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि खेजड़ी वृक्ष पर दोस्तों आपके डाक टिकट जारी हुई थी। ये डाक टिकट कितने पैसे की जारी हुई? तो खेजड़ी के ऊपर दोस्तों आपके 60 पैसे की डाक टिकट जारी हुई। लेकिन ये डाक टिकट जारी हुई कब है? तो दोस्तों ये डाक टिकट जारी हुई आपके सन 1988 में, यानी 5 जून 1988 में दोस्तों आपके खेजड़ी वृक्ष पर है 60 पैसे की डाक टिकट जारी हुई थी। ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों कि राजस्थान में वनावरण क्षेत्र में सर्वाधिक कमी वाले जिलों का समूह का चयन करना है। यानी वनावरण क्षेत्र में सर्वाधिक कमी है उन जिलों का हमें चयन करना है। यहाँ पे समूह दिए गए हमें 4 ऑप्शन। आपका पहला जोधपुर जालोर है, अजमेर पाली है, बीकानेर भरतपुर है या फिर जालोर कोली है। चलिए जल्दी से नीचे कमेंट कीजिए, सारे के सारे व्यक्ति नीचे आंसर देंगे दोस्तों कि राजस्थान में सर्वाधिक कम वनावरण वाले जिले कौन से हैं। तो दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक कम वनावरण वाले जिले हैं वो आपके हो जाएंगे जालोर और करौली। कौन से हो जाएंगे? जालोर और करौली हो जाएंगे। ठीक है, कौन से हो जाएंगे? जालोर और करौली हो जाएंगे। एक इसके अलावा बाद में आता है आपका सिरोही। सिरोही के बाद में आपका आएगा दोस्तों कौन सा? भरतपुर। ठीक है, ये क्या आपके राजस्थान में वनावरण क्षेत्र में सर्वाधिक कमी वाले जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 33 नंबर। ठीक है, प्रश्न आपका कि केंद्रीय सूचक क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी की स्थापना कब की गई? वाह भाई, क्या बात है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, लगाओ स्टार इस क्वेश्चन को कि केंद्रीय सूचक क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी की स्थापना कब की गई दोस्तों? 1957 में, 1959 में, 1999 में या 2006 में। चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए, सभी अभ्यर्थी नीचे कमेंट करें दोस्तों कि इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो लगभग सभी का एकदम सही आंसर आया और सभी ने लो किया यहाँ पे बी ऑप्शन को। गुरुजी, केंद्रीय सूचक क्षेत्र अनुसंधान इसकी स्थापना दोस्तों आपकी हुई थी सन 1959 में। कहाँ पे हुई अगर पूछे तो ध्यान में रखना दोस्तों, इसकी स्थापना आपके जोधपुर में हुई। कहाँ पे हुई दोस्तों? जोधपुर में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका एक मुख्य उद्देश्य था कि मरुस्थल की रोकथाम हेतु शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र में आपके शोध एवं अध्ययन करना। ठीक है, वनों का विकास करना, कृषि उपज में वृद्धि करना, ये इसके क्या थे? उद्देश्य थे। इसके लिए आपके 5 उपकेंद्र रखे गए। कौन कौन से रखे गए भाई? बीकानेर, जैसलमेर, पाली, भुज एवं लद्दाख, ये 5 केंद्र थे। प्रश्न ये आ सकता है भाई आपके एग्जाम में, या मुख्यालय आएगा कहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा है दोस्तों वो पूछा है 34 नंबर। देखिए कि राजस्थान में सर्वाधिक सेम समस्या से ग्रसित क्षेत्र कौन सा है। भाई आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 34 नंबर क्वेश्चन आपका कि राजस्थान में सर्वाधिक सेम समस्या से ग्रसित क्षेत्र कौन सा है। चलिए सभी के सभी बच्चे आंसर देंगे, इसका सही आंसर कौन सा हो जाए दोस्तों? तो 34 का सही आंसर हो जाएगा कि सेम की समस्या है वो है दोस्तों आपके श्री गंगानगर जिले और हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे गंगानगर और हनुमानगढ़ में क्या दोस्तों आपके सेम की समस्या है। किसकी समस्या है? सेम की समस्या है। यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर भी आपकी प्रभावित होती है। इंदिरा गांधी नहरी क्षेत्र सर्वाधिक होने के कारण यहाँ पे क्या है? सेम से ग्रसित है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए अगला हमारा 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन आपका दोस्तों कि निम्न में से लाल और पीली मृदा के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है। वाह भाई, क्या बात है, मजेदार प्रश्न आपका, 10 टॉप प्रश्न आपका। ठीक है, लाल पीली मृदा के बारे में सही कथन का चयन करना आपको। तो बताइए दोस्तों, इस मृदा का विस्तार अजमेर, केवड़ी, भीलवाड़ा, शाहपुरा, पश्चिमी सवाई माधोपुर, सिरोही जिलों में है। क्या ये बात आपकी सही है?
बिल्कुल लाल पीली मृदा का विस्तार यहीं पे ये सही है, ठीक है। 2 नंबर आपका कि इस मृदा में अधिक समय तक नमी धारण करने की क्षमता होती है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल ये भी आपकी सही है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आगे 36 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय होता है। भाई क्या बात है, मज़ेदार प्रश्न है भाई। सारे के सारे लाडले आंसर देंगे, सारे के सारे बच्चे उत्तर बताएंगे, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों। राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का जो आपका समय होता है वो होता है भाई मेरे आपके अक्टूबर से दिसंबर तक का, यानी डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर माना जाए दोस्तों। मानसून का प्रत्यावर्तन काल दोस्तों आपके अक्टूबर से दिसंबर के महीने में होता है, ठीक है, ध्यान रहे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। चलो अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर आपका। अगला प्रश्न आपका कि राजस्थान में प्रथम रेल बस सेवा की शुरुआत कब की गई। ये तो सभी अभ्यर्थियों को आता होगा भाई, हैं ये प्रश्न तो आपने पढ़ा होगा 10वीं 11वीं क्लास में भूगोल में, कि राजस्थान में प्रथम रेल बस सेवा की शुरुआत कब की गई। तो इसकी शुरुआत हुई दोस्तों आपके प्रथम रेल सेवा की वो हुई थी सन आपके 1994 में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा और सभी का डी ऑप्शन आ गया है, शाबाश दोस्तों। अक्टूबर 1994 में आपके राजस्थान में प्रथम रेल बस सेवा की शुरुआत हुई थी। कहाँ से कहाँ चलाई गई, तो प्रथम रेल बस सेवा दोस्तों आपके मेड़ता रोड सिटी से लेकर मेड़ता सिटी तक नागौर के मध्य चलाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर कि राजस्थान में वर्तमान में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में सड़क घनत्व कितना है। भाई प्रश्न मजेदार आपका आने के चांस है इसके, ठीक है, कि राजस्थान में वर्तमान में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में सड़क घनत्व कितना है। तो दोस्तों प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में सड़क घनत्व पूछे आपसे कितना है, तो ये हो जाएगा आपका 88 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों 88 किलोमीटर आपके प्रति सड़क घनत्व है आपका, ठीक है, राजस्थान में वर्तमान में। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा 39 नंबर। आगे प्रश्न पूछा है दोस्तों आपके कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना आपका 930 है, 928 है, 940 है या फिर 994 है। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात पूछे आपसे कितना है, तो ये लिंगानुपात आपका रहेगा दोस्तों 928। कितना है भाई आपके 928 है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। भारत में लिंगानुपात की दृष्टि से राज्य का स्थान कौन सा अपना 22वां है, भारत में है या आपका भारत में है। और 2011 की जनगणना की मैं बात कहूँ तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात पूछे आपसे, तो ध्यान में रखना दोस्तों 2011 की जनगणना है ना, उसके अनुसार भारत का लिंगानुपात आपके 940 है। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला पूछे कौन सा है, तो डूंगरपुर है। डूंगरपुर में कितना लिंगानुपात 994 है। राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला पूछे तो धौलपुर है। धौलपुर में आपका 846 है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो आप 40 नंबर अपने कि राजस्थान में कुएं एवं नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पे होती है। ये क्वेश्चन तो सभी को आता है और सभी मुझे इसका आंसर बताओ कि इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। राजस्थान में दोस्तों कुएं और नलकूपों से जो आपकी सर्वाधिक सिंचाई होती है वो हो जाएगी भाई आपके भरतपुर और अलवर में, ठीक है। यह राज्य में सिंचाई के प्रधान साधन यहाँ पे मौजूद है आपके कुएं और नलकूप। संपूर्ण रूप से देखें तो कुएं और नलकूपों से राज्य का लगभग आपके जो सिंचित होता है प्रदेश वो आपके लगभग 60% हो जाता है कुएं और नलकूपों से सिंचित आपकी भूमि। तो भरतपुर अलवर हो जाएगा आपका 40 का ये ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला। आगे सवाल पूछा है दोस्तों आपसे कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने विजय स्तंभ के बारे में कहा कि यह हिंदू देवी देवताओं का सजाया हुआ एक व्यवस्थित संग्रहालय है। स्टार मार्क लो इस क्वेश्चन को कि एक ऐसा इतिहासकार जिसने विजय स्तंभ के बारे में यह बात कही थी कि यह तो भाई देवी देवताओं के द्वारा सजाया हुआ एक क्या है व्यवस्थित संग्रहालय है। ये बात किसने कही आपके, तो ये बात करने वाला बंदा था दोस्तों आपकी कौन, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। ए को लो करो भाई, क्या कर दो, ए फॉर आत्मा का लो कर दो। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने कहा था कि यह तो हिंदू देवी देवताओं का सजाया हुआ एक व्यवस्थित क्या है दोस्तों संग्रहालय है। क्या है, संग्रहालय है, ठीक है, ध्यान में रखना। विष्णु ध्वज विजय स्तंभ को कहा गया था, ये आपके उपेंद्र नाथ डे ने कहा था, ठीक है। एक और प्रश्न आपसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रोम के टार्जन टावर से श्रेष्ठ विजय स्तंभ को किसने बताया, तो रोम के टार्जन टावर से श्रेष्ठ विजय स्तंभ को बताया आपके फर्ग्यूसन ने। ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला हमारा। आगे प्रश्न पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से खेतड़ी महल का निर्माण किसने करवाया था। बताओ खेतड़ी महल का निर्माण किसने करवाया, भोपाल सिंह ने करवाया, सरदुल सिंह ने, अनूप सिंह ने या फिर दुर्जन सिंह ने। अरे दोस्तों खेजड़ी महल का निर्माण किसने करवाया, प्रश्न आपका ये पूछा गया है। तो भाई मेरे खेजड़ी महल का निर्माण करवाया आपके ये करवाने वाला बंदा है आपका भोपाल सिंह। किसने करवाया,
खेतड़ी महल का निर्माण आपके राजा भोपाल सिंह ने करवाया था। ए ऑप्शन को आप लो कर दो दोस्तों। यह अनेक खिड़कियों और झरोखों से सुसज्जित बहुमंजिला भव्य महल आपका। इस महल में लखनऊ की भूल भुलैया और जयपुर के हवा महल की झलक भी आपके दिखाई देती है। ठीक है, ग्रीष्मकालीन में यहाँ पे क्या है, विश्राम स्थल के रूम में करवाया गया था इसका निर्माण हवा महल का, शेखावाटी क्षेत्र में आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। आगे प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया 43 नंबर। देखो भाई ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न आपका काफ़ी शानदार और मज़ेदार है। 3-4 क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे इस प्रश्न से कि निम्नलिखित को सुमेलित करना आपके। ठीक है, सोने चांदी की हवेली कहाँ पे दोस्तों। चलो भाई 2 मिनट का आपको मैं टाइम देता हूँ कि सोने चांदी की हवेली कहाँ पे है। तो सोने चांदी की हवेली दोस्तों आपके मैनसर में, यानी 1 का मिलान कर दो आप 2 से। ठीक है, कर दिया है गुरुजी। बी, नाथूराम पोदार की हवेली कहाँ पे दोस्तों। सर जी नाथूराम पोदार की हवेली अपने बिसाऊ में, बिल्कुल। बी का कर दो 1 से मिलान कर दिया गुरुजी। सी का है सेठ लालचंद गोयनका की हवेली कहाँ पे गुरुजी। सर जी सेठ लालचंद गोयनका की हवेली अपने ढूंढलोद में, कहाँ पे गुरुजी, ढूंढलोद में है। तो सी का मिलान कर दो दोस्तों आपके 4 ऑप्शन से, यानी सी का लिख दो यहाँ पे आप कितना 4। बचा कौन सा आपका, डी बच गया है यहाँ पे, डी को इधर लिख देते हैं। दादन चोपड़ा की हवेली बचा कौन सा, 1 सुजानगढ़, बिल्कुल डी का 1। तो 2 1 4 1 कहाँ पे दोस्तों, 2 1 4 3 है, सॉरी सुजानगढ़ ये 3 पे है। ठीक है, 2 1 4 3 कहाँ पे, ये बी ऑप्शन में है। तो 43 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा। आगे प्रश्न पूछा आपसे कि आमेर स्थित जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया दोस्तों। आपके मानसिंह प्रथम ने करवाया, कनकावती ने, चंद्रकुमारी ने, या फिर जयसिंह प्रथम ने। आमेर स्थित जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों, वो करवाया आपके कनकावती ने। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा गुरुजी। बी को लो कर दो। लो भाई मैंने बी को लो कर दिया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है 45 नंबर। देखिए दोस्तों 45 है कि राजस्थान की प्रसिद्ध रानी जी की बावड़ी कहाँ पे है। ये प्रश्न दोस्तों आपके बहुत बार एग्जाम में आता है और ये क्वेश्चन आपका फेवरेट है एग्जामिनर का कि रानी जी की बावड़ी कहाँ पे है। तो ध्यान में रखना, रानी जी की बावड़ी अगर आपसे एग्जाम में पूछे ना कहाँ पे है तो लो कर देना आप बूंदी को। ठीक है, 45 का सी ऑप्शन होगा। रानी जी की बावड़ी आपके बूंदी में है, सी को लो कर दो आप दोस्तों। रानी जी की बावड़ी कहाँ पे है, बूंदी में है। रानी जी बावड़ी को बावड़ियों का सिरमौर भी कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस बावड़ियों को बावड़ियों का सिरमौर कहा गया है। तो रानी जी की बावड़ी, और रानी जी की बावड़ी है कहाँ पे, बूंदी जिले में है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न पूछा है, वो पूछा है दोस्तों आपसे कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस लोक देवता को हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। ऐसा लोक देवता जिसे हिमाचल प्रदेश में दोस्तों आपके बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है, बाबा जुंजार जी है, पनराज जी है, रूपनाथ जी है, या फिर वीरपता जी है। बताओ कौन सा हो जाएगा। ऐसा लोक देवता जिसे हिमाचल प्रदेश में दोस्तों आपके बालकनाथ के रूप में पूजा गया है। तो बालकनाथ के रूप में तो आपके पूजा गया है भाई मेरे, वो पूजा गया आपके रूपनाथ जी को। 3 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। रूपनाथ जी को दोस्तों आपके हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा गया है। रूपनाथ जी है ना, इनका अन्य नाम पूछे तो इनका अन्य नाम आपके जरडा भी देखने को मिलेगा आपको कहीं पे। क्या मिलेगा, जरडा जी भी आपको इनका नाम देखने को मिलेगा। इनका जन्म पूछे कहाँ पे हुआ, तो कोल्लूमड़ गाँव में हुआ। इनके पिता का नाम पूछे क्या था, तो इनके पिता का नाम दोस्तों बुड्ढो जी था। क्या था, बुड्ढो जी राठौड़ इनके पिता का नाम था, जो बाबू जी के क्या थे दोस्तों, बड़े भाई थे। इन्होंने दोस्तों जींदराव खिंची को मारकर अपने पिता और चाचा की हत्या का बदला लिया था आपके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा। निम्नलिखित में से किस लोक देवता ने कुंडापंथ की स्थापना की। दोस्तों कुंडापंथ की स्थापना किसने की, बाबा रामदेव जी ने की, मलिनाथ जी ने की, कल्ला जी, या पाबू जी। चलिए जल्दी से नीचे कमेंट कर दो भाई कि किस लोक देवता ने कुंडापंथ की आपकी स्थापना की। दोस्तों कुंडापंथ की स्थापना की वो की गई दोस्तों आपकी किसके द्वारा, ये की गई आपके मलिनाथ जी के द्वारा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा 48 नंबर कि निम्नलिखित में से किस मेले को सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। गोमती सागर मेला, सीताबाड़ी मेला, सीता माता मेला, या फिर कैला देवी मेला। चलिए जल्दी से नीचे कमेंट कर दीजिए, फटाफट से सारे के सारे बैठे नीचे कमेंट कर देंगे। और एक बार दोस्तों आप सेशन को जरूर से रखना भाई कि किस मेले को सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है। तो सहरिया जनजाति का दोस्तों सबसे बड़ा मेला कहा गया है, वो किसे कहा गया है, ये भाई मेरे आपकी कहा जाता है 48 का कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा गुरुजी। 48 का हो जाएगा बी, बिल्कुल आपके सीताबाड़ी मेला। ठीक है, सीताबाड़ी मेला दोस्तों सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला है, इसलिए इसे सहरिया जनजाति का कुंभ भी कहा जाता है। इसका स्थान पूछे तो केलवाड़ा गांव साहेबाद बारा में ये लगता है।
चलो अगला प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट हमारा। आगे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन का चुनाव करना। दोस्तों सत्य कथन पूछा आपसे 49 में, तो बताइए कि मीरा महोत्सव का आयोजन डीडवाड़ा कुचामन में होता है, ये गलत है भाई। मेड़ता में प्रथम बार मीरा महोत्सव का आयोजन हुआ, ये भी गलत है। मेड़ता के मीरा महोत्सव को टूरिज्म कैलेंडर में शामिल करने की घोषणा की गई, ऑप्शन आपका सी ग्रेट हो जाएगा, 49 का सी हो जाएगा। ठीक है, मीरा महोत्सव का आयोजन है वो आपके कहाँ पे होता है, वो आपका डीडवाड़ा कुचामन में नहीं होता, तो कहाँ पे होता है गुरुजी, मेड़ता नागौर में होता है। ठीक है, मेड़ता में प्रथम बार मीरा महोत्सव का आयोजन किया गया, ये लाइन आपकी क्या है दोस्तों, ये लाइन आपकी गलत है। तो क्या हो जाएगी सही लाइन, सही होगी आपकी मेड़ता में 520वें मीरा महोत्सव का आयोजन 10-18 अगस्त 2024 को किया गया था, ये होनी चाहिए थी यहाँ पे लाइन। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे जो आपसे प्रश्न पूछा है वो आपका देखिए क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस दिन को भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों एक ऐसा दिवस भगवान श्री कृष्ण जी का जिनके हम जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं, कौन सा हो जाएगा, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल द्वादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी, फाल्गुन पूर्णिमा। चलिए सारे के सारे बच्चे नीचे कमेंट कर देंगे, और ये क्वेश्चन तो भाई मेरे सभी लाडलों को आता है। ठीक है, बताओ दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बताओ जल्दी से कमेंट कर दो भाई। तो देखो यहाँ पे सभी लाडलों ने कमेंट कर दिया और सभी का एकदम सही आंसर आया है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिवस के रूप में जो मनाया जाता है वो है आपका ऑप्शन ए, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। दोस्तों सुपरिचित एग्जाम के लिए आपको एक ग्रुप ज्वाइन करना है, उस ग्रुप के नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया है 9057001547, ये अपने व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर है। इन पे दोस्तों आपको मैसेज करना है, हाई का मैसेज कर देना, ग्रुप ज्वाइन इतना लिखना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो एक अब नीचे प्यारा सा कमेंट कर देना कि आपको ये सेशन कैसा लगा, ये मॉडल पेपर आपको कैसा लगा और कितने क्वेश्चन आपके इस मॉडल पेपर से सही होते हैं। तो दोस्तों जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्या रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और एक नए शानदार और एक नए जोश और एक अच्छे कंटेंट के साथ जल्द ही मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।